इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी बन नहीं पाया ये। हेडिंग डालो वर्ल्ड बैंक। बेसिकली फर्स्ट हम कर रहे हैं ब्रेटन वुड्स, ऐसे लिखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, फर्स्ट का पहला पार्ट वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वर्ल्ड बैंक। ठीक ना। वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्म्ड इन, वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्म्ड इन 1944, 1944 and its initial aim was 44 and its initial aim was to restructure and recapitalize, restructure and recapitalize, recapitalize क्या होता है? पैसा डालना वापस, ठीक है। एंड recapitalize the war torn European countries, the war torn European countries, ठीक है। वॉर टॉर्न क्या होता है? जिनको जो वार से झेली हो, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर हुई थी ना उससे जस्ट पहले, द वॉर टॉर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। लिखना अदर एम्स ऑफ वर्ल्ड बैंक और, अदर एम्स ऑफ वर्ल्ड बैंक आर, एम्स ऑफ वर्ल्ड बैंक आर, एक 1 2 3 करके लिखना, एंडिंग पॉवर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंडिंग पॉवर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। गरीबी शरीबी के प्रोग्राम लगते हैं तो वर्ल्ड बैंक आ जाता है ना उसमें। कभी देखना, कभी हॉस्पिटल की वो लगते हैं ना कैंप, कभी तहसील वगैरह में, उधर भी वर्ल्ड बैंक का एक वो लगा होता है पीछे, ठीक है। एंडिंग पॉवर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगला प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगला प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। पक्का? अब तारा बना लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। वो जैसे यूएन, पता है सबको यूएन, यूएन के कितनी मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर्स इन यूएन की कितने ऑर्गन्स हैं? ऑर्गन, ऑर्गन, मेंबर नहीं ऑर्गन। 6, बिल्कुल सही है, 6 ऑर्गन है, ठीक है। वैसे ही वर्ल्ड बैंक के 5 हैं, ठीक है। यूएन के 6 हैं, वो भी करेंगे हम, इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं, वो पॉलिटी की बॉडीज़ हैं वो, ठीक है। इसके 5 मेंबर्स हैं, पाँचों के पाँचों आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। मैं सॉरी लिखना, ऑर्गन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ऑर्गन्स या ब्रांचेस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रटा लगाना है इसको अच्छे से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगला IDB,
ये क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो, जो आप वर्ल्ड बैंक बार बार सुनते हो ना, तो वो बेसिकली वर्ल्ड बैंक होता है IBRD प्लस IDA, इसको मिलके बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, लेकिन एक और बात सुनो, इनको मिलके तो बन गया वर्ल्ड बैंक, लेकिन इसके 3 और ऑर्गन्स हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, पहले यहाँ लिखो, बोथ IBRD एंड IDA आर कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड बैंक। बोथ IBR, ये थर्ड नहीं है, ये ऐसे ही 2 पॉइंट के नीचे एक पॉइंट है। बोथ IBRD एंड IDA आर कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड बैंक। Both IBRD and IDA are collectively known as World Bank. ठीक है, अब आ जाओ तीसरा। मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। गारंटी एजेंसी। ठीक है, पक्का। अगला IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्लियर है? अगला ICSID, इंटरनेशनल, लिखो ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं, सॉरी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स था, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब मैं एक एक लाइन में आपको समझा देता हूँ इनका मतलब क्या था सबका। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का काम है पैसा पूरे दुनिया में। ठीक है, एक तो आपको ये रट्टा लगाना चाहिए पूरा। ठीक है, अब देखो, ये जो बैंक है ये जनरल है। ठीक है, जनरल, इसका काम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रोथ करवाना। ठीक है, इसका काम है इन्वेस्टमेंट गारंटी। इस वर्ड को देखो, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बाहर का इन्वेस्टर पैसा लगाता ही नहीं है। जैसे इंडिया में बाहर की कंपनी आके रोड बना रही है, टनल, ये सब है ना। सीरिया में कोई कंपनी लगाएगी पैसा? नहीं। अफगानिस्तान में लगाएगी? नहीं। तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक उनको उनकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी देता है। जो रिस्की कंट्रीज होते हैं, पाकिस्तान में ये काम करता है मीगा। ठीक है, और ये क्या, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये क्या है, थोड़ी अबव एवरेज जो कंट्रीज होती है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया की स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें, इंडिया की फाइनेंशियल वाले, देखो ये वाला जो उसका रोल है ना, ये पॉवर्टी शॉवर्टी वाला रोल है वर्ल्ड बैंक का, जो इस ब्रांच के थ्रू करता है। और इस ब्रांच के थ्रू कौन सा रोल है? फाइनेंस वाला। बात समझ आ रही है? ये कौन सा है? जो वॉर टॉर्न जो कंट्रीज है वो वाली। और लास्ट में ये क्या है, अगर डिस्प्यूट्स हो जाएं तो उसके लिए। बात समझ आ रही है? ये पाँचों के पाँचों रटे होने चाहिए आपको, पाँचों मेंबर्स इसके। वर्ल्ड बैंक किसको कहते हैं? पहले दो को मिला के। ठीक है, एक बार जल्दी। मीगा क्या है? इन्वेस्टमेंट गारंटी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बड़ी सारी मैकडोनल्ड्स आके लगा रहे हैं, अपनी कंपनी लगा रही है। डोमिनोज पिज़्ज़ा आया, बड़ी चीज़ें आई। सीरिया में कोई खोलेगा डोमिनोज पिज़्ज़ा? उनको पता है एक कोई रिस्क है ना इन्वेस्टमेंट करने से, कोई नहीं खोलेगा। तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक क्या चाहता है, पूरी दुनिया में प्रगति हो। तो वर्ल्ड बैंक उनको बोलता है हम आपकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी लेते हैं। अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया तो अगर कुछ हो गया तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो समवन इज टेकिंग द गारंटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो मीगा वो काम करती है। ठीक है, पक्का? ये बस
फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये वो है, फॉर एग्जांपल इंडिया में देखो, ये थोड़ा अगर सीधी भाषा में बोलूँ ना, ये अमीरों वाला, वर्ल्ड बैंक को सारे काम कर रहे हैं, अमीरों को भी देखना है पैसा, गरीबों का भी देखना है, ठीक है। जब गरीबों का देखेंगे तो ये वाला काम है डेवलपमेंट एजेंसी, पॉवर्टी के चावल बंटवा देगी कहीं ये सब। और जब अमीरों की बात करेगी, बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल अभी कल परसों ना न्यूज़ आई थी, वर्ल्ड बैंक ने एक बॉन्ड रिलीज़ की, दुनिया की पहली ब्लू बॉन्ड, तो वो कौन करेगी? फाइनेंस वाली। अमीरों वाली जो चीज़ है ना पैसे की, वो करेगा ये, गरीबों वाली ये, इन्वेस्टमेंट गारंटी की ये जनरल है, और ये डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। बात समझ आ रही है? लिखो अब ये रटी होनी चाहिए आपको। रिपोर्ट्स पता है ना? रिपोर्ट्स पता है? रिपोर्ट्स ये हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों कर रहे हैं टॉपिक? हर साल 2 क्वेश्चन रिपोर्ट्स के आते हैं। रिपोर्ट्स होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सुनिए। हर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालती है, इधर देख लो, हर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। तो हर वो रिपोर्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब लिखो रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, रट्टा लगाना है इसको, रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अब रुक गई है पर लिख लो आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो नो स्टॉप्ड, क्रॉस कर लो, याद आ जाएगा आपको, क्रॉस कर लो। अगला मतलब अब बंद हो गई है, इसमें हेरा फेरी होती थी तो अब बंद हो गई है, ऐसे लिख लो स्टॉप्ड इन 2020, स्टॉप्ड इन 2020। पर इनका कोई भरोसा नहीं, ये अभी भी पूछ लेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलीज बाई। बहुत बहुत बड़ी रिपोर्ट होती थी, ऐसा होता था एक टाइम पे, आज से 6 साल पहले, कि इस रिपोर्ट में जितना इंडेक्स होता था ना, बाकी पूरी दुनिया उस बेसिस पे आपके देश में पैसा लगाती थी। बात समझ आ रही है? इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें हेरा फेरी हुई, चाइना कुछ करता था इसमें, टेम्पर करता था, बंद हो गई थी फिर, ठीक है। सेकेंड लिखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वो भी निकालता था, कौन? पहले पढ़ी हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? नहीं पढ़ी है? HDI किस रिपोर्ट का पार्ट होता है? UNDP तो निकालता है, UNDP एक रिपोर्ट निकालती है ना, उसके अंडर HDI आता है। HDI क्या आता है? हाँ हाँ, तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और ये कौन सी है? वर्ल्ड डेवलपमेंट। ये यही ट्रिक्स हैं, दोनों आई हैं पेपर में। UNDP एक रिपोर्ट निकालता था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उसके अंडर क्या आता था? HDI इंडेक्स, मैंने बताया था सारा, बताया था ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? UNDP। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। पक्का? इसी के बगल में लिख भी लो ये वाली पुरानी चीज़। अगला हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। प्योरली रखता है ये 2 क्लासेस, आज और कल। क्वेश्चन पक्का आएंगे, प्री में दबा के क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और लास्ट लिखो, देखो हर साल एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, जो ये बताती है कि, मैंने एक दिन बताया था आपको, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आते हैं। आप बताया था रेमिटेंस क्या होता है? बाहर का पैसा। आप बताओगे BOP में रेमिटेंस कहाँ आता है, किस हिस्से में? लगाओ दिमाग, कैपिटल या करंट? कैपिटल में आ सकता है रेमिटेंस? करंट में आता है सर, क्योंकि वो, हाँ बोलो। नहीं सर पता नहीं मेरे को, करंट में आता है। अब करंट में इनविजिबल में आता है, विजिबल में आता है? सर ये विजिबल में आएगा तो कि पता पैसा नहीं तो चलेगा। दिखता है ना?
किस में आता था ये? इनविजिबल में आता था। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे आप? सर मैं रिवाइज नहीं किया। वो तो दिख रहा है मुझे, क्यों नहीं कर रहे? कल छुट्टी थी ना, क्यों नहीं किया? मैं डर गई थी सर। तो घर मतलब मना है पढ़ना? फिर घर जाके कहाँ पढ़ा जाता है? घर सीरिया में है क्या आपका? फिर मैं क्योंकि इतने दिनों बाद जब घर जाते हैं तो फिर कहाँ पढ़ा जाता है? सारा साफ हो गया पिछला, सच बोलना, कुछ नहीं याद होगा फिर तो। सर जाके करूँगी रिवाइज आज। ठीक, तो वो मैंने बताया था रेमिटेंस हाईएस्ट है इंडिया की, ठीक है, और इंडिया में माइग्रेशन भी बताई थी उसने, इंडिया के सबसे ज़्यादा। वो दोनों चीज़ें जिस रिपोर्ट से पता चलती हैं वो भी इसकी है, लिखना रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट लास्ट, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। बस रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। अब होता पता है क्या है, ध्यान से सुनना, पेपर में आपको एक रैंडम सी रिपोर्ट आएगी कोई, ठीक है, और उसके ऑप्शंस क्या होंगे? ए ऑप्शन होगा वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन होगा आईएमएफ, सी ऑप्शन होगा डब्ल्यूईएफ, ठीक है। हम क्या करते हैं, और एक चौथा ऑप्शन होगा, हम वर्ल्ड बैंक की सारी रट जाते हैं, ठीक है, आईएमएफ की सारी रट जाते हैं और इसकी सारी रट जाते हैं, ठीक है। जो भी रिपोर्ट आएगी तो हम एटलीस्ट ऑप्शन तो हटा पाएंगे ना कि मेरे को वर्ल्ड बैंक की सारी आती हैं और ये उसमें से नहीं है। बात समझ आ रही है? तो वो हट गए और जो बचेगा वैसे, क्योंकि ऐसे आप कितनी रिपोर्टें करोगे, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, तो आप जो मेन है ना, जो ऑप्शन में आएंगी ही आएंगी, उनकी सारी रट जाओ। वर्ल्ड बैंक की रट ली 4, आईएमएफ की रट लेते हैं अभी थोड़ी देर बाद, एटलीस्ट फिर आप ऑप्शन हटाना पेपर में और फिर मार देना जो बचा होगा। 2 तो हटेंगे यार कम से कम ऑप्शन, ठीक है। आगे लिखो। अब कुछ पॉइंट्स हैं, लिखते चलो। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। फाउंडिंग मेंबर मतलब जब वर्ल्ड बैंक बना था तो वो जो स्टार्टिंग में, मतलब जब बात, जैसे फाउंडर्स नहीं होते कंपनी के, वैसे फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। हाँ ठीक। दूसरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, अभी पांच आप बताओ, पांचों की पांचों वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन्स, बिना देखे बोलो बोलो, 1-2 तो बताओ। पहला IBRD, अलर्ट रहो। अगला IFC, मीगा और ISCID, ठीक है। इंडिया इन चारों का मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। लिखना, इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट ISID। इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल members of the World Bank except ISID. All organs of the World Bank except ICSID, sorry. क्या पता नहीं, अब इसके घुसना नहीं है हमने, मेरे को भी नहीं पता। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं सारे, कोई भी अगर हो ना इनमें कुछ भी, कि बड़े इश्यूज हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने भी कल परसों कीनिया को या किसी को कितने $1 मिलियन का लोन दिया, तो बाकी देश पूछेंगे ना कि हमें क्यों नहीं दिया। तो ये इश्यूज होते हैं जहाँ पे नाम ही है ना इसका, इंटरनेशनल सेंटर, यहाँ सी था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। बात समझ आ रही है? तो ये होंगे डिस्प्यूट, तो वो डिस्प्यूट सेटल इंडिया नहीं है मेंबर। ठीक है, अगला हेडिंग लो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। 3 बनी थी ना बॉडीज, दो बन गई, एक बनी नहीं पाई कभी, तो वर्ल्ड बैंक हमने पढ़ ली। अब अगला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहला, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1944 विद द वर्ल्ड बैंक। It was formed in 1944 with the World Bank. अगला 44, वो जो ब्रेटन वुड्स हुए थे ना, वो 1944 में हुए थे विद द वर्ल्ड बैंक।
अगला, its main aim is to maintain global currency exchange systems across the world. अगला, it acts as the reservoir of currency for all countries. आपको याद है मैं बड़ी बार बोलता था कि IMF से लोन लेता है RBI, बोलता था, तो रिजर्वायर ऑफ करेंसी है ये, मतलब कुछ भी कहीं कम पड़ जाए तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, रिजर्वायर ऑफ करेंसी फॉर ऑल कंट्रीज लिखना। अगला, रोल्स ऑफ IMF, ऑल कंट्रीज, रोल्स ऑफ IMF। पहला, provides financial assistance to all countries, provides financial assistance to all countries, अगला, monitors the currency exchange system throughout the world, देखना ये होता क्या, मैं समझाता हूँ आपको, एक कंसेप्ट समझाया नहीं है, ठीक है। एक चीज़ समझो आप, इसको ध्यान से देखना। पहले एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं। ध्यान से देखना। सपोज करो कि कोई कंट्री बताओ, ये है इंडिया, ठीक है, और ये है कोई, लेट से यहाँ पे चाइना को इतना सा ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, ऐसे जुड़ते हैं पर अभी बता रहा हूँ। अब होता क्या है, इन दोनों कंट्रीज़ ने अपना सामान बेचना है USA में, इंडिया ने भी बेचना है और चाइना ने भी बेचना है। अब बनाने की लागत कुछ आती है, ठीक है, मान लो बनाने की लागत कुछ आई, कुछ भी आई, ठीक है, 100 रुपये। अब होता क्या है, बेसिकली कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपनी करेंसी को डी वैल्यू करती हैं। बात समझ आ रही है? डी वैल्यू मतलब कि हमारी करेंसी बड़ी इन्फीरियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी वैल्यू क्या, फॉर एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में सपोज कर लो ऐसा था कि इंडिया का 1 रुपया बराबर था, इंडिया का ऐसे एक नहीं करो, इंडिया का 100 रुपया बराबर था $1 के, ठीक है, और चाइना का 1 येन होता है युआन, 1 युआन बराबर था, 100 युआन बराबर था $1 के। तो अभी अगर इंडिया एक, सपोज दोनों जने वहाँ पे क्या एक कार बेच रहे हैं, 1 कार, ठीक है, तो दोनों की कार ऑलमोस्ट सेम प्राइस की होगी वहाँ पे, ठीक है, अगर ऐसा सीन है। अब कंट्रीज़ क्या गेम करते हैं, कंट्रीज़ बोलती हैं कि ना करेंसी को डी वैल्यू करो, ठीक है, डी वैल्यू मतलब यहाँ पे 100 युआन की गाड़ी बनी, ठीक है, और वो वहाँ जाके $1 की बिकी, यहाँ 100 रुपये की गाड़ी बनी, वहाँ जाके वो कितने की बिकी, 1। अब ये कंट्रीज क्या करती हैं, डी वैल्यू करती हैं। ये क्या करेंगी, इसको बोलेंगे कि गाड़ी तो अभी भी यहाँ 100 लेकिन ये बाहर क्या बोलेंगी कि अब हमारा 1000 युआन बराबर $1 है। डी वैल्यू कर दिया,
कीमत गिरा दी अपने पैसे की, ठीक है, लेकिन गाड़ी तो अभी भी यहाँ वो उतने की बन रही है, ठीक है। तो अब हो क्या जाएगा कि अब इनकी $1 में 1000 युआन है, तो इनकी कितनी 10 कार्स आ जाएंगी और वो 10 कार्स बेचेंगे अब $1 में, ठीक है। तो वहाँ देखो, अगर वहाँ जाएंगी तो लोगों को क्या पता चलेगा यूएसए में कि जो चाइना की गाड़ी है वो एक सेम पैसे में चाइना की 10 गाड़ियाँ आती हैं और इंडिया की 1 गाड़ी आती है, ठीक है। तो ये गंदी गेम नहीं खेल पाए देश। इसको जो पूरी इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है वो क्या है, IMF, कि ऐसी इसको कहते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन। बड़ा करता है, चाइना ने बड़ा किया हुआ है ये पूरे 20-30 साल, करेंसी डीवैल्यूएशन। आप अपनी करेंसी को गिरा देते हो, ठीक है, अपनी करेंसी को गिरा देते हो बाहर दुनिया की नज़र में, ताकि जब आपका सामान यहाँ से बाहर जाए तो बहुत सस्ता बिके। बात समझ आ रही है? अगर आपने यहाँ पे सामान अपनी करेंसी को बिल्कुल गिरा दिया, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में बताओ 90 के आसपास चल रहा है डॉलर, तो इंडिया में अगर कोई 500 रुपये की चीज़ बनेगी, एक्सपोर्ट होकर वहाँ 600 की, मतलब $6 में एक अच्छी सी 600 रुपये की इंडिया की चीज़ मिल जाएगी, है ना कॉम्पिटिटिव कितनी। तो अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो तो बाहर क्या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, तो कंट्रीज एक काम करती हैं, और इस काम को बचाने के लिए कौन बैठा हुआ है, IMF, ठीक है। क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट लिखना, इन अदर वर्ड्स, इसी के आगे, इन अदर वर्ड्स IMF ensures that currencies are not devalued unnecessarily. Currencies are not devalued unnecessarily. Currencies are not devalued unnecessarily. ठीक है, अगला लिखो, बस ठीक है। अब आ जाओ आगे, लिखना इन द ईयर 2019, ऐसी स्टार मार्क करके, इन द ईयर 2019, सुना ये नाम गीता गोपीनाथ? गीता गोपीनाथ कौन है? IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट। लिखना गीता गोपीनाथ, इन द ईयर 2019 गीता गोपीनाथ became the chief economist at IMF. Chief economist at IMF. क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट, रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय IMF। रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय IMF। देखो पहली स्टार मार्क कर लो जितना करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, दूसरे लिखो, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्वेश्चन आएगा तो पहली वाली से आएगा, सिर्फ स्टार मार्क कर लेना उसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को, स्टेबिलिटी रिपोर्ट। मेरे सामने 3 क्वेश्चन खुले हैं, 2016 का, 2018 का और 2006 का। तीनों ने यही पूछा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बड़ी फेमस रिपोर्ट है। ठीक है, एक मिनट।
अब आगे लिखो, आसियान, ASEAN, आसियान। नहीं रिपोर्ट नहीं है ये, नई ऑर्गेनाइजेशन, 2 पढ़ ली ना हमने IMF और वो। अब आ गया आसियान, ASEAN, आसियान। हाँ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट, फुल फॉर्म लिख लो। अब हम सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस वो कर रहे हैं। कल आके हमने एक करनी है जो आनी है आपके पेपर में, WTO, ठीक है। वो मैं अभी छुड़वा रहा हूँ क्योंकि वो पूरी एक फ्लो में करेंगे, बाकी सारी आज ख़त्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बनाते हैं ना, सुना होगा आपने, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी एक, TPP, ठीक है। बेसिकली देश मिल जाते हैं, काफ़ी देश, ठीक है। यूरोपियन यूनियन सुना है, वो क्या है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कि सारे देश मिल गए हैं कि सबकी बेहतरी हो जाए, ठीक है। सार्क भी एक तरह की वैसी चीज़ थी, ठीक है, अगर आपने सुना हो तो, ठीक। अब हम सार्क सुना है, क्या होता है, मछली, 12th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा था सर मैंने। बता दो, अब 12th में पढ़ा था तो। सर याद नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि देखूंगी तो दोबारा से पता चल जाएगा। कुछ तो पता होगा। इंडिया है सार्क का मेंबर, हाँ, पाकिस्तान है, वो पता नहीं, नेपाल, सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ है, पता नहीं सर, बस कुछ भी याद नहीं आ रहा, इतना पता है कि पढ़ा था। इंडिया है, नेपाल भी, पाकिस्तान है। साउथ ई क्या था, साउथ एशिया कॉपरेशन, ठीक। आसियान के एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्लियर, एशियन नेशंस। इधर देखो, कहाँ वर्ल्ड में, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब इसके मेंबर्स पहले समझ लो, ठीक है, ट्रिक से याद रखे हैं मैंने तो। BPL TV आता था पहले, ठीक है, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए मेंबर, ठीक है। अब B से ब्रूनेई, नाम सुना देश का, ब्रूनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, एक ही कंट्री यहाँ S नाम से, कौन सी बच गई, श्रीलंका यहाँ पे है, सिंगापुर, ठीक है, क्लियर है। तो इट पहले लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज, इट कंसिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज, इट कंसिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज। ये ऐसे ही याद करने के तरीका, आपको 10 की 10 पता होनी चाहिए। ये अगर आ जाए पेपर, देखो यार सीधी सी बात है, ये है, ये हिस्सा चाइना के नीचे और अंडमान के उधर, तो इसमें श्रीलंका तो नहीं आएगा, एलिमिनेट कर लोगे ना, और ना ही वो सब आएंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये इतना सा हिस्सा, बात समझ आ रही है, ठीक है, इतना सा, मतलब ये अंडमान आइलैंड्स है ना, अंडमान के आगे, अंडमान के आगे और इसके पीछे, ये इतना सा है जो, बस, वर्ल्ड बैंक नहीं और कोई, यहाँ इतना सा, क्लियर है, पक्का। लेकिन तो ये आपके सामने, खुद कोशिश करो इनसे नाम बनाने की, खुद कोशिश करना। हाँ जी, आखिर वाला सिंगापुर, अच्छा, ब्रूने, ब्रूने का स्पेलिंग ये है, ब्रूनाई, ब्रूने, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, सिंगापुर। हाँ जी, लाओस नहीं सुना आपने, लाओस बड़ी फेमस जगह है। हाँ जी, आप बताओ टी से क्या है, लगाओ दिमाग, बड़ी फेमस जगह है, थाईलैंड। वी से, हो गए, क्यों हंस रहे हो दोनों जने, ठीक है।
म्यांमार। ठीक है, देखो इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1969, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1969, in the year 1969 by Bangkok Declaration, by Bangkok Declaration, important है। बैंकॉक जगह है ना, किसकी कैपिटल बैंकॉक? बैंकॉक डिक्लेरेशन किसकी कैपिटल? बैंकॉक, थाईलैंड। बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर पता है किसी को आसियान का? हेडक्वार्टर कहाँ होगा, गैस करो। इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता नहीं, जकार्ता, जकार्ता। ठीक ना, हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज इन, हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज इन जकार्ता। जकार्ता। ठीक है, पक्का। तो अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा? कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आसियान। ये क्वेश्चन अभी 10-12 पढ़ लेंगे ना ऐसे हम, फिर क्वेश्चन आएगा इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बात समझ आएगी? इसका इंडिया मेंबर है नहीं है ना? ठीक, क्लियर। अब अगली देखो, शंघाई SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगली ऑर्गेनाइजेशन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे यूपीएससी बड़ा फंसाता है इस क्वेश्चन में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई की स्पेलिंग नहीं पता आपको? करो ट्राई, शंघाई बोल रहा हूँ मैं, बोलो। हाँ हाँ हाँ, शंघाई घाई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज़ आपको देख के क्या लगता है, शंघाई किस देश में है? चाइना, है ना? तो इसके अब ये जो भी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? शंघाई में, है ना? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ठीक है, देखना, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। यही एक ऑप्शन बनेगा आपका पेपर में पहले, इट इज़ हेडक्वार्टर इन बीजिंग। लिखना, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2001, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2001, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2001, इंडिया बिकेम ए मेंबर इन 2017, इंडिया बिकेम ए मेंबर इन 2017। अगला लिखो, ब्रिक्स, स्टार मार्क कर लेना, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या फुल फॉर्म है ब्रिक्स की? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है। साउथ अब आपने जकार्ता वो हो गया, अफ्रीका खोल होता है अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, क्लियर है। पहले फुल फॉर्म लिखो, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्रिक्स स्टैंड फॉर, पूरी लिखो खुद से, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, अब SCO के हेडक्वार्टर कहाँ पे बताए मैंने? बीजिंग। और ब्रिक्स के कहाँ हैं? जहाँ SCO के होने चाहिए थे, शंघाई।
हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज इन शंघाई. नेक्स्ट लिखना एक्रोनियम. एक्रोनियम ब्रिक्स was given by Jim O'Neill. पता है जिम ओनील ऑफ गोल्डमैन सैक्स. आया हुआ ये केस में तो पिछले से पिछले साल. जिम ओनील तक रहने दो. जिम ओनील. जिम ओनील ऑफ क्या क्यों सोच रहे हो? बोलो बोलो. क्या? जिम ओनील ऑफ गोल्डमैन सैक्स. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट. द मेन एम ऑफ ब्रिक्स इज infrastructure development. Next, South Africa was not a founding member. South Africa was not a founding member. Founding member. It joined in 2010. It joined BRICS in 2010. पहली मीटिंग पर 1999 में हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक चीज समझो, दुनिया में जितने भी बैंक होते हैं ना, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अभी, वर्ल्ड बैंक, IMF, उससे पहले इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग देश होते हैं ना उनकी पावर ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल मान लो वर्ल्ड बैंक अगर $1000 मिलियन से बना ना, तो उसमें से USA के कितने होंगे, $600 मिलियन, जापान के कितने होंगे, 300 मिलियन डॉलर, और बाकी कंट्रीज़ के 10-20 होते हैं. ब्रिक्स की खास बात ये है कि ब्रिक्स में सारी कंट्रीज़ की बराबर पैसे लगे हैं. बात समझ आ रही है? मेरे को जहाँ तक याद है $900 मिलियन का टोटल है, और 180 × 5 होता है ना 900, है ना, तो 180 सबका है. स्टार मार्क कर लिखना, ऑल कंट्रीज हैव इक्वल शेयर होल्डिंग इन ब्रिक्स. ऑल कंट्रीज हैव इक्वल शेयर होल्डिंग इन ब्रिक्स. लिखना, द ब्रिक्स बैंक इज नोन एज, द ब्रिक्स बैंक इज नोन एज, द ब्रिक्स बैंक इज नोन एज, ब्रिक्स का अपना बैंक भी है एक, द ब्रिक्स बैंक इज नोन एज, नाम सुना होगा आपने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सुना है, NDB इज नोन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. ब्रिक्स के हेडक्वार्टर कहाँ बताया मैंने आपको, शंघाई. तो NDB के कहाँ होंगे, शंघाई. लिखना, NDB इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई. NDB इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई. लास्ट पॉइंट लिखो, all 5 countries of BRICS are, all 5 countries of BRICS are members of G20. G20. BRICS are members of G20. G20.
अब अगली हेडिंग डालो G20 और जितने तारे बनाने बना लो, G20 पे पक्का क्वेश्चन आएगा। अभी हुई थी ना सबमिट, पक्का क्वेश्चन आएगा G20 पे। G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20। G20 पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातें, ठीक है। एक तो आपको रफ आइडिया, G20 मतलब दुनिया के सबसे अमीर 20 देश, ठीक है। पहले आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि G20 में आता कौन कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि इनमें से कौन सा G20 का मेंबर है, यहाँ होना चाहिए, 20 देश है ना, आइडिया होना चाहिए। तो आपसे पूछता हूँ, अफगानिस्तान होगा G20 में? पाकिस्तान, नेपाल, मैक्सिको है। कैसे आपने हाँ बोला? ठीक है। सऊदी अरेबिया है। यूएई क्यों होगा इतना सा? यूएई टोटल क्वांटिटी देखोगे ना आप, सऊदी अरेबिया का साइज भी बड़ा है। अब ऐसे तो एक देश है यूरोप का, वेटिकन सिटी, वो बहुत अमीर है, लेकिन वो इतना सा तो वो G20 में थोड़ी आ जाएगा। यूएई भी बहुत छोटा है ना, तो वो क्यों? इंडोनेशिया होगा? एरिया मतलब आपकी टोटल जीडीपी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जीडीपी कब ज़्यादा होती है? जब आप अमीर भी हो प्लस वॉल्यूम भी ज़्यादा हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इंडोनेशिया होगा, ठीक है। लाओस होगा, लाओस अभी लिखवाया था ना, लाओस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया होगा, यूएसए, चाइना, रशिया। तो ये आइडिया होना चाहिए आपको 20 कौन से देश है। दूसरी बात, G20 का अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, पता नहीं ये बात आपको? G20 किसके हेडक्वार्टर में बैठता है? G20 कहाँ बैठता है? बीजेपी वालों के कहाँ बैठता है? G20 बैठता है OECD का हेडक्वार्टर होता है पेरिस में, वहाँ पे। हाँ, इंडिया है नहीं पार्ट, तो यहाँ क्या मीटिंग लेने आए, क्या लेने आए थे वो खुद? नहीं, इंडिया है। इंडिया तो 100% है। इंडिया को अब G7 का बनाने वाले हैं वो पार्ट। खुद सोचो, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd होने वाली है अब, उसको कैसे नहीं रखेंगे पार्ट? इंडिया पार्ट है G20, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया तो परमानेंट मेंबर भी बनना था यूएन का। इंडिया की बड़ी पावरफुल, खुद सोचो ना, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया, तो कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं? प्लस डेमोक्रेसी इसके ऊपर से, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है। यह इसके बाद वही ऑर्गेनाइजेशन आएगी OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब G20 का जो लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखो पहले। It consists of 19 countries and European Union. It consists of 19 countries and European Union. कंट्रीज 19 देश हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन, इसलिए इसका नाम G20 है। 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। यूनियन EU, it was established in 1999. Next, jointly, comma 1999। आगे लिखो jointly, comma G20 accounts for 85% of G20 accounts for 85% of world economy. Jointly accounts for 85% of world economy. स्टार्ट बनी थी इंडिया का, आजाद हुआ आपके हिसाब से? इसी साल फाउंडिंग मेंबर है वो 1999 में ये बना, ठीक है। बेसिकली सिचुएशन क्या थी, 1997 में साउथ ईस्ट एशियन का क्राइसिस हुई थी। एक चीज़ सुनिए, जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, ये आसियान, ये सारे के सारे देश वो गए थे बैंक करप्ट। फिर इनको लगा कि हमें जो अमीर अमीर देश हैं इनको साथ होना चाहिए ताकि ऐसा कुछ नहीं हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो उसके बैकग्राउंड में था, इंपॉर्टेंट नहीं, आप ये रखना 1990। ये मैं क्यों साल लिखवा रहा हूँ आपको हर एक, क्योंकि क्वेश्चन आएगा लास्ट में चल के हम करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन। तो आसियान का याद है कब? 69, ठीक है। ब्रिक्स का 87 और इसका 99। क्लियर है? और ये पूरी दुनिया का 85% इकोनॉमी G20 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, G20 हैज़ नो हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ओन।
हैज़ नो हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ओन। नेक्स्ट, the 2022 summit was held, the 2022 summit, the 2022 summit was held at Bali, Indonesia, at Bali, 2022 वाली तो बाली में हुई थी ना, बाली, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, द 2023 समिट was held at India. Next, the 2024 summit will be held बताओ, पता किसी को कहाँ होगी? सोचो। नेपाल, जापान। आता था यहाँ पे जो टॉर्च थी, टॉर्च वो ट्रांसफर नहीं हुई थी एक देश को, किस देश को ट्रांसफर हुई थी? ब्राजील, विल बी हेल्ड एट ब्राजील। ठीक है, अब लिखो कंट्रीज ऑफ G20। आइडिया रखना, रटनी नहीं है 20 की 20, पर आइडिया होना चाहिए। जो जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा वो अंडरलाइन करनी है, क्योंकि वो आपको याद रहे, बाकी आप कॉमन सेंस से बोलोगे। ठीक है, पहली मकसद ये है कि जैसे जो होते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, जैसे जो जम्मू का सबसे अच्छा स्कूल है DPS, उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो उनके बच्चों ने रिजल्ट देना है उनको अलग कर लिया, उनको VMC से अलग से कोचिंग दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वही मैटर कर रहे हैं ना। अगर उनका आ गया तो पूरा स्कूल का नाम है। तो वैसे अगर ये ऊपर के जो देश हैं 15-20 जो असली देश चला रहे हैं, इन्होंने अपना काम सही से कर लिया तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। वही बात है सारी, वही है ना, 20 कंट्रीज अकाउंट फॉर 85% ऑफ वर्ल्ड GDP। दिखाया ना मैंने, वही ये बात है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पहला लिखो अर्जेंटीना, अंडरलाइन कर लो क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगेगा इसका। अर्जेंटीना, कैपिटल क्या है अर्जेंटीना की? बताओ बताओ, किसको पता है? ब्यूनोस आयरेस सुने? ब्यूनो आयरे, बी यू, इनकी कैपिटल्स भी देखते चलना साथ साथ, बाद में जब रिवाइज करोगे। सेकंड लिखो, ये अर्जेंटीना याद नहीं आएगा पेपर में, अंडरलाइन कर लो इसको। अगला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा याद, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा ब्राज़ील, ये भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो अगले साल की होनी है। अगला कनाडा, ये भी आ जाएगा। अगला चाइना, अगला फ्रांस, अगला जर्मनी, अगला इंडिया, अगला इंडोनेशिया। अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है, आपको लगता है ये होना चाहिए, मैं मतलब ज़रूरी नहीं है होगा, इटली होना चाहिए। इटली, क्यों? इटली एक टाइम पे ना इटली बहुत अमीर देश होता था। ठीक है, इटली, ठीक है, रोम, वो सब। तो इटली इनफैक्ट अभी G20 के बाद हम पढ़ेंगे G7, वो क्या है? 7 सबसे अमीर, जो बेसिकली सबसे पहले जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, इटली उधर भी आता है। इटली को भी अंडरलाइन कर लेना, इटली। अगला जापान, अगला जापान, अगला कोरिया है। बताओ नॉर्थ कोरिया होगा साउथ कोरिया? नॉर्थ होगा नहीं, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का दूसरा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अगला पहले लिख लो इसको, अगला मैक्सिको, अगला रशिया,
अगला सऊदी अरेबिया, अगला साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट टर्की, अंडरलाइन कर लो, ये भी नहीं लगता, टर्की, कैपिटल क्या टर्की की, इस्तांबुल, ठीक है। साउथ अफ्रीका की, तीन है, तीन। अगला यूके, यूके, अगला यूएस, गिनो कितने हो, 19 हो गए, हो गए, हो गए 19। और अब लास्ट में 20 नंबर पे लिखो यूरोपियन यूनियन। अब एक आंसर देना है पेपर में, अब से 2 महीने बाद पेपर है ऑलमोस्ट, ठीक है। पेपर में वैसे नहीं है, मतलब तो सपोज ऐसे ही लिखा होगा कि हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ G20 2023, ठीक है। ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत या चलो डोनाल्ड ट्रंप, जो भी तीन में से करो। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, इन तीन में से। कौन है मतलब इंसान है, नहीं पता अमिताभ कांत आपको? नीति आयोग का जो चेयरमैन है, पहले था, पहले था, अब नहीं है। कौन था सोचो? पहला वाला फीमेल है द्रौपदी मुर्मू, प्राइम प्रेसिडेंट है इंडिया की, पहला वाला। लिखना स्टार मार करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज द चेयरमैन ऑफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज द चेयरमैन ऑफ G20 समिट ऑफ 2023। ठीक है, क्लियर है? आ गया जो G7, जल्दी करना आप इसको, G7 ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज which were first to get industrialized। इंडस्ट्रियलाइजेशन पता है आपको क्या होती है? टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड, विच वर फर्स्ट टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड, बोलो, टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड। ठीक है, सातों की सातों रटी होनी चाहिए। चलो आप अपनी मर्जी से पहले मेरे को बताओ, वो 7 देश आपको लगता है जो सबसे पहले दुनिया में इंडस्ट्रियलाइज हो गए, बोल लो अपनी मर्जी से। जर्मनी, यूएस, इटली तो अब ठीक है बिल्कुल सही, इटली भी है, जापान, यूके, इंडिया, फ्रांस, चलो रशिया को G7, पहले G8 होता था, ये G7 से निकाल दिया था, यूक्रेन में इन्वेड किया था ना पहले 2014 में, याद है? रशिया को निकाल दिया था, ठीक है। एक रशिया प्लस रशिया रखते हैं हम अलग से, पहले था रशिया पर अब नहीं है। चलो बोलो, फिर भी तो 6 ही हुई। चाइना कहाँ? चाइना तो अभी इंडस्ट्रियलाइज हुआ। हाँ, यूएई तो अभी भी नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइज, इसमें नहीं है शायद, देखते हैं, या है शायद, पता नहीं, पर 7 देश अलग से हैं। इंडिया अभी भी नहीं हुआ, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड है। जाओ गांव में बैल लेके खेतों में काम हो रहा है अभी भी। इंडस्ट्रियलाइज देशों में ऐसे थोड़ी काम होता है। क्या छूट गया? जर्मनी ने लिखवाया ना, इजराइल नहीं है। चलो देखते हैं, लिखना द G7 कंट्रीज इंक्लूड, एक छूट गया था,
हाँ बिल्कुल सही, कनाडा। द G7 कंट्रीज इंक्लूड यूके, यही आपके सामने लिखे हैं, लिख लो बस, सारी यही हैं। फिर से G7 हैज़, लिखिए G7 हैज़ नो हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ओन, G7 हैज़ नो हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ओन। ठीक है, नेक्स्ट। ज़्यादातर आपको कंट्रीज ही पहचानने आएंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये 2016 का क्वेश्चन है, सुन लो बस, ठीक है। G7 इज़ ए फॉर्मल ग्रुप विच, मैंने लिखवाया मैंने कब कब बना था, नहीं लिखा है, पहले लिख लो, ये नहीं लिखवाया। G7 was formed in 1975, 1975, ठीक है। आफ्टर द infamous oil crisis of 1973. Next, back then the group was G6, full stop. Canada joined in 1976, and Canada joined in 1976, and the group was renamed to G7. Next, Russia joined in 1998, 88 में तो सोवियत था, 88 में तो रशिया था भी नहीं। रशिया joined in 1998 but was removed as a member in 2014. As a member in 2014. अब लिखो नेक्स्ट, OECD, फुल फॉर्म लिखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
और क्या लिखा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, सॉरी यूरोपियन को काट दो, इकोनॉमिक कॉपरेशन, दो ई खोड़ी हैं, एक है ना यूरोपियन कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट लिखना। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, यूरोपियन काट दो, इकोनॉमिक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1948 and was restructured in the year 1961. India is a key partner of OECD. India is a key partner of OECD. But it is not a member, it is not a member as India's membership to OECD will send a bad signal to India being the leader of developing countries, the leader of developing countries। तो ये है OECD, देखो इधर OECD में सब अमीर अमीर देश हैं, बात समझ आ रही है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, अभी देखते हैं। तो हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। तो अब इंडिया बेसिकली क्या चाहता है, इंडिया आराम से आ जाए OECD में, ठीक है, लेकिन इंडिया यहाँ आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये ऐसे होता है ना, फॉर एग्जांपल कि जो नेता होता है, MLA होता है, ठीक है, वो क्या कोशिश करता है कि वो गरीबों के बीच बैठे गाँव में। वो ये कभी करेगा कि किसी बार में जाके बैठ जाए और उसकी फ़ोटो आ जाए? कभी नहीं, सीरियसली नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको इमेज मेंटेन करनी है। तो इंडिया क्या इमेज मेंटेन करता है कि वो डेवलपिंग गरीबों का मसीह है। इंडिया कभी भी इनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, पक्का। अब आपने इसके देश सुनने हैं तो पता कैसे कैसे देश हैं ये OECD के। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे पर कैपिटा के हिसाब से अमीर देश, फिनलैंड, आइसलैंड, UK, पोर्तुगल, ये सब देश हैं। और वहाँ पे अब ये इंडिया पहुँच जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इस इमेज ख़राब होती है, इसलिए इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ OECD। क्लियर है? पक्का। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक कर लिया? नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर लिया, और AII भी नहीं, ये 2 करते हैं बस। लिखो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आते हैं क्वेश्चन। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1966, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1966, 66 एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, इट्स हेडक्वार्टर इज इन, इट्स हेडक्वार्टर इज इन फिलीपींस। कैपिटल क्या? फिलीपींस कैपिटल क्या? बिल्कुल सही। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मैनीला, फिलीपींस। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मैनीला, फिलीपींस।
नेक्स्ट, देयर आर 69 मेंबर कंट्रीज। देयर आर कितने भाई 69 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, स्टार मार्क करके लिखो, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर। इनको बोलो, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ब्रिक्स का कंसेप्ट किस बंदे ने दिया था? ब्रिक्स के बैंक को क्या नाम, क्या नाम है? और हेडक्वार्टर कहाँ है उसके? ब्रिक्स में इधर देखो, ब्रिक्स का जो बैंक है उसमें सब बराबर पैसे डालते हैं, अलग अलग पैसे डालते हैं? 900 मिलियन डॉलर था। आधा आधा नहीं, एक 1/5 ठीक, कहाँ थे हम? इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर। लास्ट पॉइंट लिख लो, ठीक है। जापान इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, लार्जेस्ट शेयर होल्डर, लार्जेस्ट शेयर होल्डर ब्रैकेट में 16%, 16%, 16%, फॉलोड बाई ये आप दो चीज़ें समझानी, देखो 16% किसके पास है? जापान के पास। इसी चीज़ के लिए ना ब्रिक्स बैंक स्पेशल है। ब्रिक्स बैंक में क्या है, उधर बात ही नहीं, सब बराबर है, इंडिया भी बराबर है, चाइना, बाकी हर बैंक में ऐसा ही होता है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा उसकी ज़्यादा चलेगी। बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या है, जापान सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आएगा यूएसए, लिखो फॉलोड बाई यूएसए, ब्रैकेट में 15%, ब्रैकेट में 15%। आगे फॉलोड बाई चाइना, फॉलोड बाई चाइना, फॉलोड बाई चाइना 6%, फॉलोड बाई इंडिया आ जाना चाहिए अब, फॉलोड बाई इंडिया 5%। लेकिन इंडिया ने पैसे कितने दिए? सिर्फ 5%। सबसे ज़्यादा जो इमदाद, समझते हो क्या वर्ड होता है? एक उर्दू वर्ड है ना इमदाद, क्या मतलब होता है उसका? हेल्प, एड जो होती है, सबसे ज़्यादा इंडिया रिसीव वो इंडिया ही करता है, ठीक है। तो पैसे कम डालो लेकिन फ़ायदा ज़्यादा ले लो। लिखो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ एड फ्रॉम एडीबी, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ एड फ्रॉम एडीबी। फ्रॉम एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब क्या हुआ कि एडीबी में ना यूएसए का हाथ आ गया था, यूएसए आ गया था ना एडीबी में, ठीक है। तो ये चाहते, और यूएसए का शेयर भी देखो कितना, थर्ड नंबर पे था ना, कितना था? इनफैक्ट दूसरे पे था, है ना। तो हाँ, सेकंड पे था यूएसए, फॉलोड बाई जापान के बाद। तो यूएसए का काफ़ी इम्पैक्ट आ गया था एशिया में। इन लोगों को लगा कि एक नया चीज़ चाहिए हमें जो यूएसए से अलग हो, तो एक नया बैंक बना, देखो AIIB, AIIB। नेक्स्ट, AIIB, AIIB लिखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, कहानी याद रखा करो प्लीज़। वो वाला बैंक कब बना? 1961 में, एशियन डेवलपमेंट। तो वहाँ पे यूएसए की पोजीशन स्ट्रांग थी, यूएसए की अगर स्ट्रांग पोजीशन थी तो यूएसए ले जाएगा शेयर। इनको लगा कि अब इनको 2012 के आसपास लगा
चाइना इतना बड़ा देश बन गया, चाहे इंडिया इतना बड़ा देश बन गया, तो यूएसए का हमारे ही सबसे बड़े, हमारे कॉन्टिनेंट के बैंक में इतना ज़्यादा रोल क्यों हो? तो इन्होंने 2015 में नया बैंक बनाया, इसका नाम क्या था? AIIB। क्लियर है? देखना, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2015 and began operations in 2016 देखना, it has 57 founding members. It is headquartered in लगाओ तुक्का, कहाँ पे होगा? जग सिटी बोलो क्यों? देखो, जब आपने फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर था? किसका था? ADB। वो भी यूएसए ने बनवाया होगा, क्योंकि यूएसए का उस जापान की साइड इम्पैक्ट है ना काफ़ी। देखो, यूएसए का जापान पे होल्ड है ना काफ़ी, आपको पता है ना? और जापान और यूएसए मिलके उन्होंने फिलीपींस है, अब वो वहाँ से आना चाहेंगे ना, नया बैंक बनाना है तो इस तरफ कहीं बनाएंगे हेडक्वार्टर। कहाँ बनाया होगा? बोलो आप, बड़ा सही बोलो कोई। दिल्ली, बीजिंग, बिल्कुल सही आपका। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। China is the largest shareholder of AIIB. While India is the second largest shareholder. चाइना के ब्रैकेट में लिख लो 26%, इंडिया के ब्रैकेट में 7%। अमीर है भाई वो, 13 ट्रिलियन है उनका, हमारा 3 है, और हमारे में 7%, 26। पर इधर भी देख लो, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ एड फ्रॉम AIIB। भिखारी की तरह ना हर जगह पहुंच जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ एड फ्रॉम AIIB। नेक्स्ट, अब प्लीज़ 2021 या 22 में UPSC में आया, देखो, द मेंबर्स ऑफ AIIB आर ओनली फ्रॉम एशिया। ये ट्रू है फॉल्स? क्यों? AIIB, देखो सुनो मेरी बात, खुद पढ़ो अब ये क्या 67 द मेंबर्स ऑफ AIIB आर ओनली फ्रॉम एशिया। मैंने लिखवाई नहीं है ना अभी ये बात, मैंने बस ये बोला कि 2012 में इनको ये लगा कि एक बैंक बनना चाहिए, ठीक है, जिसमें यूएसए और जापान की थोड़ी कम बात हो, क्योंकि वही तो एक ही देश हैं वो एक तरह से, ठीक है। अब इसी मैंने आपको लिखा 67 कंट्रीज़ हैं। अब एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं? 52, ठीक है। तो एशिया हो सकता है सिर्फ, खुद लगाओ। बस ये था उनका काम कि मेरे को यूएसए और जापान को बाहर करना है। कल को वो अगर मेंबर बने भी तो उनको ऐसे मिले 0.5%, 0.2%। उनकी जो दबदबा, हेजीमोनी जिसको कहते हैं, वो काम करनी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, मेंबरशिप ऑफ AIIB इज ओपन टू ऑल। मेंबरशिप ऑफ AIIB इज ओपन टू ऑल, इज ओपन टू ऑल।
is open to all, is open to all members of World Bank, is open to all members of World Bank. In other words, membership of OIIB